आज है तारीख 24 जून, दिन शुक्रवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। शिवसेना की बागी विधायकों को चेतावनी। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में दी मान्यता। बागी गुट के 37 विधायकों ने बताया एकनाथ शिंदे को अपना नेता। बीजेपी ने कहा सरकार पर खतरे की वजह आपसी झगड़ा। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। महाराष्ट्र के बागी विधायकों के होटल और चार्टर प्लेन पर अब तक कितना खर्च? ये जो चार्टर फ्लाइट होती है उनका रेट डिपेंड करता है पर आवर के हिसाब से। ये रेट अभी फिलहाल जो है वो है 1 लाख to 7 लाख। नई फिल्म जुग जुग जियो और खेल की दुनिया की भी करेंगे बात, लेकिन पहले अंजुम शर्मा से जान लेते हैं पूरे दिन का हाल। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद भवन में मौजूद रहे। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस पर हमला हुआ है। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस ने हमले के लिए केरल की वामपंथी सरकार और एसएफआई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए 25 जून को जर्मनी का दौरा करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। भारत के अलावा जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा करेंगे। यहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी बातचीत होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा बोले, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, निवेश, ये सब एरियाज हैं। क्योंकि भारत यूएई की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके वो बहुआयामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो केवल एक विषयीय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति मिलेंगे तो इन सभी मुद्दों पे दोनों नेताओं के बीच में मेरा पूरा विश्वास है बातचीत होगी। ये थे विदेश सचिव विनय क्वात्रा। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ और आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति 2 सालों के लिए की गई है। भारतीय वायुसेना में आज यानी 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जुलाई है। परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा है कि वो नेटो की तरह मिडल ईस्ट के देशों के सैन्य गठबंधन के गठन का समर्थन करेंगे। सीएनबीसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य पूर्व के देश एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं और नेटो की तरह सैन्य गठबंधन बना सकते हैं। ट्यूनीशिया में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति कैस सईद का जीवन और सुरक्षा खतरे में है। मंत्रालय ने बताया कि पुलिस फोर्स ने गुरुवार को आतंकवादी हमले जैसी घटना को विफल कर दिया। ये सब तब हुआ जब राष्ट्रपति कैस सईद डिक्री जारी करके अपने शासन को बनाए रखे हुए हैं और नए संविधान पर अगले महीने एक जनमत संग्रह की बात कह रहे हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि इससे राष्ट्रपति की शक्तियां मजबूत होंगी। और असम के अधिकांश प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहीं कुछ जगहों पर पानी कम होने के बावजूद जमीन के बड़े हिस्से में पानी भर गया है। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी हालत गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पूर्वी सिलहट क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है और एक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आज पूरे दिन की खास खबरें क्या थी आपने अभी सुना, और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण। महाराष्ट्र की सियासी पहेली लगातार उलझ रही है और फिलहाल कोई भी दावे से ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात और बताएंगे मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक क्या क्या हुआ। मेरे साथ है मेरे साथी अंजुम शर्मा। शिवसेना के बागी विधायकों को अखाड़े में उतरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है इसकी तस्वीर अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस ने कहा है कि वो शिवसेना के पीछे मजबूती से खड़े हैं। वहीं शिवसेना के मुंबई में मौजूद नेता आज बगावत में शामिल नेताओं के लिए सुलह की खिड़की धीमे धीमे बंद करते नजर आए। बागी नेताओं ने अपने साथ 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ये नंबर रोज 1-2 आगे पीछे हो रहा है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। पहले एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता थे। ताकत जुटाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए आज दिन भर मीटिंगों का दौर जारी रहा। अंजुम शर्मा, महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक आज का दिन भी काफी हलचल भरा रहा। बिल्कुल वात्सल्य। गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी और दूसरे निर्दलीय विधायकों ने आज भी अपने साथ संख्या बल होने का दावा किया, जैसे कि वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। वहीं मुंबई में सुबह शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी गुट को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे खेमे की जीत का दावा किया। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। हम जीतेंगे और हाउस फ्लोर पर जीतेंगे, संजय राउत कह रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी दी जा रही है। उन्होंने इसे लेकर क्या कहा, सुन लेते हैं। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। महाराष्ट्र जानना चाहता है, संजय राउत सबसे पूछ रहे हैं। अब इसे लेकर राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। इस बीच शिवसेना ने अपने नेताओं के साथ कई मीटिंग की और इन मीटिंगों के बाद शिवसेना के जिला स्तर के और दूसरे नेताओं ने दावा किया कि उनका समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ है। यानी एक तरीके से मोरल सपोर्ट जिसको कहते हैं, और राजनीतिक ताकत दिखाने का जरिया उन्होंने इस तरीके से भी बनाया। मीडिया रिपोर्ट और शिवसेना नेताओं के हवाले से बताया गया कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने बागी नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। और बगावत की कहानी जब से शुरू हुई है अंजुम, तब से आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री दानवे राव साहब पाटिल ने क्या कहा, वो भी अपने श्रोताओं को सुना देते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से मिला था, और उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के एमएलए के लिए पसंद है, और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। तो ये थे पाटिल साहब जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि कल एकनाथ शिंदे का एक बयान आया था अंजुम, जो आपको याद होगा, जहां उन्होंने इशारा किया था तो लोगों ने समझा कि वो इशारा भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। आज एकनाथ शिंदे ने उससे इनकार कर दिया है। अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग होने की बात आई है। हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से जुड़ी हुई हैं हमारी संवाददाता प्राजक्ता पौल। जी प्राजक्ता, क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ अभी इस मीटिंग में, कोई जानकारी निकल कर आई है सामने? जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जो है वो मातोश्री गए थे, उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, और जो भी अभी राजनीति चल रही है उसके ऊपर जो भी क्या करना है इसकी चर्चा करने के लिए वो पहुंचे थे। जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा फिर क्या उसके आगे होगा
ये सब डिसाइड करने की एक जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस हुई। ऐसी भी बात सामने आ रही है। जो भी मतलब कल शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कहा कि उन जो भी विधायक वहां पे गए हैं गुवाहाटी में, उनको महाराष्ट्र में आने दो, इस विधानसभा में आना पड़ेगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में आना पड़ेगा। फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भी आएगा वो हमारे साइड से ही वोट करेंगे, ये विश्वास हमें है। और इसीलिए तो वो जब ये सब प्रोसेस होगा तब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस मामले में ये सब डिस्कस हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे संक्षेप में ये समझना चाहूंगा कि कल जो महायुति थी उसमें भी तनाव दिख रहा था, नंबर गेम में शिवसेना कमजोर दिख रही थी। आज क्या कुछ स्थिति बदली है? आज जो है वो जो शिंदे कैंप है, जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, वहीं पे और विधायक जो है जो जुड़ गए हैं। दिलीप लांडे जो विधायक है यहाँ से एकनाथ शिंदे के यहाँ पे गुवाहाटी चले गए हैं। जो भी उद्धव ठाकरे ने भाषण किया था उसके बाद ऐसा लग रहा था, ऐसी स्थिति लग रही थी कि जो विधायक है वो यहीं पे रुकेंगे, शिवसेना जो है वो एग्रेसिव मोड में दिखेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो भी यहाँ के विधायक है वहाँ जुड़ रहे हैं और जो संख्या है वो 40 के ऊपर अभी जा चुकी है। तो भी अभी 37 एमएलए का साइन लेटर जो है यहाँ पे डिवाइस जो स्पीकर है उनको भेज दिया गया है। तो अभी इसके ऊपर 16 जो एमएलए है, 16 जो विधायक है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ऐसा एक शिवसेना ने प्रस्ताव दिया है। अभी उसके ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है। अनिल देसाई यहाँ पे मौजूद है, अरविंद सावंत जो सांसद है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। इसके ऊपर अभी क्या डिसीजन आता है वो आगे हमें पता चलेगा। बहुत शुक्रिया प्राजक्ता। हमारे साथ गुवाहाटी से मयंक भागवत भी जुड़े हुए हैं। मयंक, बागी खेमे को दबाव में लेने के लिए कानूनी दांवपेच मुंबई में चल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को विधायकों के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। वहां जो गुवाहाटी में विधायक हैं उनका मनोबल कैसा है? देखिए, जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ ये बागी विधायक अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। आज एकनाथ शिंदे ने कुछ लीगल एडवाइजर से भी बात की थी, फोन पर बात की। वो खुद जाकर गुवाहाटी में मिलकर भी आए थे कुछ लीगल एडवाइजर्स को, और जिसके बाद ये तय किया गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाया जाएगा। चूंकि मेरी कुछ ही मिनटों पहले भरत गोगावले जो विधायक है उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने गलत निर्णय लिया है। अगर उन्हें हमें सस्पेंड करना है या कोई कार्रवाई करनी है तो हमें 2 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, हमें क्या कहना है ये सुनना पड़ेगा। उसके बाद ही डिप्टी स्पीकर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। बिना हमसे बात किए कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिलहाल बागी खेमा इसी बात पर कायम है कि हम आगे जाकर हमारा नया गुट स्थापित करेंगे, और इस पर वो लगातार कहते हैं कि 1 या 2 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मयंक, एक बात बताइए, एकनाथ शिंदे कुछ घंटों के लिए होटल से बाहर गए और चर्चा का दौर शुरू हो गया कि वो वहां से बाहर आ रहे हैं, यानी कि फ्लाई करके मुंबई आ रहे हैं। वैसे कब तक गुवाहाटी में रहने का प्लान है? कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, भरत गोगावले जो शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे समर्थक है, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम कुछ कानूनी दावपेचों के बारे में सोच रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं, और ये सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद 1-2 दिन में हम आगे का कदम उठाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों से बात करने के बाद कि अगले 2-3 दिनों में गुवाहाटी से आगे एकनाथ शिंदे क्या करेंगे ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के साथ मिलकर क्या उन्हें सत्ता बनानी है, इस पर विधायक सीधे तौर पर कहने से बच रहे हैं। और जो एकनाथ शिंदे ने जो पलटी मारी आज सुबह, वही भरत गोगावले ने भी कहा कि राष्ट्रीय पक्ष यानी हमारे बाला साहब ठाकरे है और आनंदी है। तो कहीं ना कहीं विधायक बचते नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने से। ठीक है, शुक्रिया मयंक। तो वात्सल्य, सवाल वही है, दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं और मामला कानूनी पचड़ों में फंस गया है। लेकिन फिलहाल वास्तविक में पड़ला किस तरफ झुक रहा है, सत्ता का रिमोट आखिर है किसके हाथ, ये अभी कोई साफ नहीं बता पा रहा है। तो मैंने ये सवाल किया महाराष्ट्र की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे से। सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में इस घड़ी बता नहीं सकते। जब ये मामला फ्लोर तक नहीं आ जाता तब तक नहीं पता चलेगा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है।
मगर 3-4 दिन से एकनाथ शिंदे जी जो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास 40 शिवसेना के विधायक है, 42 शिवसेना के विधायक है, 37 शिवसेना के विधायक है, वो आंकड़े बता रहे हैं और उनके कोई फोटो और वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं। मगर एक बात सही है, शिवसेना को जो जिस बात की उम्मीद है कि ये सारे विधायक जब गुवाहाटी से मुंबई तक आएंगे तो मुंबई आने के बाद उसमें से कुछ विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और कुछ विधायक वापिस आ जाएंगे और उस बाद एकनाथ शिंदे को जो दल बदल कानून के तहत विधायक की बचाने के लिए जो 37 विधायकों की स्ट्रेंथ चाहेगी वो स्ट्रेंथ उनके पास नहीं रहेगी। ये उम्मीद शिवसेना के पास है, इसलिए आज हम नहीं बता सकते कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। मगर एक बात सही है कि जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो खतरे में है। शिवसेना के लिए ये लड़ाई सत्ता बचाने की नहीं बल्कि शिवसेना बचाने की है। जब आप सरकार चला रहे होते हैं, पूरी मशीनरी आपके हाथ में होती है और आपको इस खतरे का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि आपकी गाड़ी रोक नहीं दी जाती। क्या उद्धव ठाकरे अनजान थे या कोई जानकारी थी, कोई खबर थी? उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि जो महाविकास आघाड़ी के सारे नेता है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है, ये सारे मुझे लगता है इस बारे में अनजान थे। सारी 3 पार्टियों में लिथार्जी है, वो लिथार्जी क्या आज की या कल की नहीं है। इन्हें पता चला था जब राज्यसभा इलेक्शन में इनका कैंडिडेट हार गया था, जब इनके पास बीजेपी से ज्यादा नंबर थे, बीजेपी के पास कम नंबर थे, तब भी इनका कैंडिडेट राज्यसभा के लिए शिवसेना का कैंडिडेट हार गया था। बीजेपी ने अच्छी मैनेजमेंट करके, अच्छा प्लानिंग करके अपनी सीट जितवाई थी। राज्यसभा इलेक्शन के बाद विधान परिषद की यानी एमएलसी की इलेक्शन थी। ऐसा लगता था कि राज्यसभा इलेक्शन से कुछ धड़ा लेके ये लोग विधान परिषद के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, मगर विधान परिषद में उससे बुरी हालत महाविकास आघाड़ी की हो गई। 2 इलेक्शन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है इतना आसमान में हो गया कि मुझे लगता है अगर राज्यसभा और विधानसभा इलेक्शन में ये तीनों पार्टियां अच्छा काम करती तो एकनाथ शिंदे के भी इतना धाड़स नहीं करते और उनको बीजेपी का भी हौसले बुलंद होके ये इतना बड़ा धाड़स करने के लिए एकनाथ शिंदे को सपोर्ट नहीं करती। एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ जाने में क्या मिल जाएगा जो शिवसेना या महाविकास आघाड़ी में नहीं मिल पा रहा था? पहली बात यह है कि उन्हें सेंट्रल एजेंसियों से ईडी और इनकम टैक्स से राहत मिल जाएगी। अब उनके लिए एकनाथ शिंदे के जाने के बाकी वो कारण कुछ बता रहे हैं, वो कारण झूठे ऐसा मतलब नहीं, वो छोटे छोटे कारण है ही। मगर पहला कारण ये है कि उन्हें डर है सेंट्रल एजेंसियों का। दूसरा कारण ये जो है, जो इस सरकार स्थापन हुई तब से एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है उन्हें दिए हुए पोर्टफोलियो बहुत अच्छे है, मगर ये अच्छे पोर्टफोलियो होने के बाद भी जो पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, उस पार्टी की अंदरूनी राजनीति में उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता था, निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए वो बहुत नाराज चल रहे थे। कि एक बात बता देता हूँ, जब शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार की टर्म पूरी होने के बाद उस सरकार में एकनाथ शिंदे मंत्री थे और उस आखिरी सभा में एकनाथ शिंदे ने ऐसा भाषण किया था कि बीजेपी की सरकार शिवसैनिकों पर बहुत बड़े अत्याचार कर रही है और ये अत्याचार मुझे देखे नहीं जाते, इसलिए बीजेपी की सरकार के निषेध में मैं अपना ये इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने जाहिर सभा में रैली में अपनी इस्तीफे का ऐलान किया था और वो एकनाथ शिंदे आज बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे शिवसेना के बागियों के रहने और ठहरने पर कितना खर्च हो रहा है। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म जुग जुग जियो की बात भी करेंगे और बात होगी खेल की दुनिया की भी। लेकिन अभी अंजुम शर्मा से जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को सुनने वाले क्या लिख रहे हैं। कार्यक्रम को सुनने वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं और आज चूंकि पूरा दिन पूरी खबर में हम एक पूरी खबर को विस्तार से लेते हैं तो इसी विस्तृत खबर पर कमेंट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक राकेश दुबे कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री सभी विधायकों को न्योता दे रहे हैं। जी, उन्होंने तो बाकायदा इस बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया आज दोपहर में तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबको बुला रहा हूँ, कोई भी आकर वहाँ रह सकता है। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे भी आकर रहें।
मोहम्मद मुनव्वर हुसैन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से गुजरात गए एक एक विधायक का खर्च इतना है। उन्होंने एक खर्च तो लिखा है, लेकिन मैं उसे यहाँ इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे कि एक्चुअल में वो खर्च होता कितना है, और हम लोगों ने जो हमारा अगला सेगमेंट है वो उसी पर है कि कितना खर्च आया है। रामजी प्रसाद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता संचालन के लिए जनता ने शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन शिवसेना ने अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी को धोखा देकर अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये इनका अपना एक सोच है। कई लोग इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक मोहम्मद साबिर हैं, वो लिखते हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है, जनता परेशान है और नेता मौज मस्ती में लगे हुए हैं। डॉक्टर देशबंधु लिखते हैं कि मैं तो हालात देखकर राग मल्हार गा रहा हूँ। जी। घनश्याम यादव वात्सल्य कह रहे हैं कि शिवसेना के कथित बागी विधायकों पर हो रहे खर्च, ये जो खर्च है कितना है और कहाँ से आ रहा है, तो यही बताने के लिए वात्सल्य याद होगा आपको, शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो पहले सूरत पहुंचे, फिर वहां से गुवाहाटी, और गुवाहाटी जब पहुंचे तो चार्टर विमान से पहुंचे और कई खेप में ऐसा हुआ, कई खेप में वहां तक पहुंचे, महंगे होटल में रुके, ऐसे में खर्च काफ़ी आया होगा, जाहिर सी बात है। मैंने BBC मराठी की संवाददाता मानसी से यही पूछा कि चार्टर प्लेन में आखिर खर्च कितना आता है, और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में रहने, होटल का खर्चा और प्लेन का कितना खर्च हुआ होगा। जो एविएशन सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बुकिंग एजेंट्स भी है उनसे हमने बात की। हालांकि उनमें से किसी ने इसकी परमिशन नहीं दिखी है, हम उनको ऑन रिकॉर्ड कोट कर पाए। उन्होंने ये बताया कि चार्टर्ड फ्लाइट अगर आपको बुक करनी है तो उसके जो रेट्स होते हैं वो हर एक सिचुएशन पे डिफर करता है। जो वेबसाइट जो रहती है जिससे हम लोग बुक कर सकते हैं चार्टर्ड फ्लाइट, वो वेबसाइट भी हमने चेक की तो प्राइमरी लेवल पे तो ये दिखता है कि सूरत से गुवाहाटी अगर जाना है और वो भी 30 से भी ज्यादा लोगों के साथ जाना है तो उसका जो खर्चा है वो आता है 50 से 55 लाख के बीच। ये सारा खर्चा डिफर करता है कि आप कौन सा फ्लाइट बुक कर रहे हो, मतलब वो एयरप्लेन कौन सा है, उसमें से कितने पैसेंजर्स लेके जा रहे हो और वेदर कंडीशंस भी कैसी है। और ये जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होती है उनका रेट होता है, डिपेंड करता है पर आवर के हिसाब से। तो हमने जो मार्केट से इंफॉर्मेशन ली उससे ये पता चलता है कि ये रेट अभी फिलहाल जो है वो है 1 लाख to 7 लाख, 1 से 7 लाख में डिफर करता है। अगर आप दिल्ली से कहीं जा रहे हो या मुंबई से कहीं जा रहे हो तो शायद ये रेट थोड़ा कम होगा क्योंकि वो चार्टर्ड फ्लाइट मुंबई में, दिल्ली में या पुणे में ऐसे मेट्रो सिटीज में अवेलेबल होगी। और मानसी तो कितनी फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट एक ही मंगाई गई थी या उससे ज्यादा थी? 22 जून को सुबह सुबह एक चार्टर्ड फ्लाइट गई थी जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है सूरत से गुवाहाटी, जिसमें एकनाथ शिंदे और उनके 30 से भी ज्यादा MLA सपोर्टर्स है वो गए थे। 22 जून को ही शाम को एक और चार्टर्ड फ्लाइट सूरत से गुवाहाटी पहुंची जिसमें और 4-5 MLA थे और कल भी मतलब थर्सडे को भी कुछ MLA पहुंचे हैं गुवाहाटी। रिपोर्टेडली वो भी चार्टर्ड फ्लाइट से ही गए हैं गुवाहाटी में। तो ये कलेक्टिव कॉस्ट अगर हम देखें तो वो खर्चा आता है 50 से 55 लाख के बीच। जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि जो लोग शाम को गए थे सूरत से गुवाहाटी 22 जून के दिन, उनका फ्लाइट का खर्चा कुछ 25 लाख के अराउंड है और जो तीसरी चार्टर्ड फ्लाइट गई थी उसका खर्चा का वेरिफिकेशन अब तक हो नहीं पाया है। अंजुम, ये तो खाली चार्टर्ड फ्लाइट का आपने बताया, इसके अलावा होटल्स के खर्चे तो मानसी अलग है, उसको तो अगर हम जोड़े तो ये तो करोड़ों में जाएगा। जी, वो भी हमें देखना जरूर पड़ेगा क्योंकि सूरत में जैसे हमें पता है ले मेरिडियन में ये सारे विधायक ठहरे थे। उनकी वेबसाइट पे तो उन्होंने उनके रेट नहीं दिए थे, लेकिन कुछ एग्रीगेटर्स वेबसाइट जो होती है जहाँ से हम लोग होटल बुक कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स पे जब हमने चेक किया तो ये पता चला कि सूरत के ले मेरिडियन का खर्चा मतलब उनका पर रूम जो कॉस्ट है वो शुरू होता है कुछ 1500 रुपए से डिलक्स रूम के लिए। अगर आप सुपर डिलक्स बुक करते हो तो वो कुछ 1800 तक के जाता है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और भी रूम्स की कैटेगरी है। हालांकि जो गुवाहाटी का होटल है जहाँ पे आप ठहर रहे हैं उसका नाम है रेडिसन ब्लू, वो भी एक 5 स्टार होटल है, लग्जरी होटल है। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ऐसे बता रहे हैं कि 70 रूम्स बुक किए हैं रेडिसन ब्लू में, वो भी एक वीक के लिए। तो हमने जाके उनके वेबसाइट पे वो रेट चेक किए, उससे पता चलता है कि उनकी जो मिनिमम रेट है एक रूम का वो शुरू होता है अराउंड 5300 रुपए से। तो अगर हम ये हिसाब करें कि अगर 70 रूम मतलब एक्चुअली में बुक किए गए हैं और वो भी 7 दिनों के ड्यूरेशन के लिए बुक किया गया है तो उसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं 5300 रुपए से तो वो कॉस्ट अराउंड आ जाता है 25 लाख तक। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है और हमने उन पे वेबसाइट पे जाके बुकिंग करने की कोशिश की कि वहाँ पे एक्चुअली अभी क्या हम रूम बुक कर सकते
सकते हैं, तो कोई भी नया इंसान अभी वहाँ पे रूम बुक नहीं कर सकता रेडिसन ब्लू होटल में। और उसमें एक चीज हमको गौर करनी पड़ेगी, जिन बसेस से उनको होटल से लेके एयरपोर्ट तक पहुँचाया था, और अभी वो गुवाहाटी में भी जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पे खाने का और बाकी जो खर्चा रहता है वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये थी बीबीसी मराठी की संवाददाता मानसी, बता रही थी कितना खर्चा आ सकता है और इसमें जब कितना पूरा आया होगा। होटल बुक हो और लगातार विधायक बढ़ते जा रहे हो, यानी खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अब कुछ और विषयों की बात कर लेते हैं। आज है शुक्रवार, तो फिल्म एक रिलीज होती है। वात्सल्य, एक डायलॉग बहुत चल रहा है, इंसान या तो शादीशुदा हो सकता है या खुशहाल हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता। ये निर्देशक राज मेहता की फिल्म है जुग जुग जियो, उसका डायलॉग है। ये काफ़ी फेमस हो रहा है और राज मेहता ने इस फिल्म को बनाया है। वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर जैसे कलाकार इसमें हैं। मैंने फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी से जानना चाहा कि फिल्म कैसी है। जुग जुग जियो राज मेहता की फिल्म है। इन्होंने इससे पहले गुड न्यूज बनाई थी। इसमें दिखाया गया है कि शादी क्या है, शादी दरअसल कॉम्प्रोमाइज है या सिर्फ रोमांस है, या शादी में सिर्फ एक तरफा प्यार है या नहीं। इसको लेके एक फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो कि 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म है। और इसमें अनिल कपूर और नीतू सिंह बने हैं एक एल्डरली कपल, यानी 35 साल शादी को हो गए लेकिन खुश नहीं है। उनके बेटे हैं वरुण धवन, जो एक बाउंसर हैं कनाडा में। उनकी बीवी कियारा आडवाणी एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल जॉब करती हैं। लेकिन वरुण अपनी बीवी कियारा आडवाणी को ये कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि मेरी बहन की शादी है इंडिया में, हम वहां पहले जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, उसके बाद हम सबको बताएंगे कि हम डिवोर्स दे रहे हैं। कियारा आडवाणी मान जाती है। जब वो हिंदुस्तान आते हैं शादी अटेंड करने और शादी अटेंड करते हैं, उसको पता चलता है वरुण धवन को कि अनिल कपूर, उनके पिताजी जो कि 50 से ऊपर हैं, वो भी अपनी बीवी नीतू सिंह को डिवोर्स देना चाहते हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होता है, क्या वो अपने डिवोर्स की बात कहें या अपने पिताजी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उनको कहीं ना कहीं शर्म भी आती है कि इस उम्र में उनकी माँ कहाँ जाएगी। नीतू सिंह इस बात से बेखबर हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब उनको पता चलता है कि उनका बेटा डिवोर्स दे रहा है तो वो टूट जाती हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि अनिल कपूर का खुद एक रोमांस हो रहा है, वो बुरी तरह से टूट जाती हैं और घर में एक बहुत जबरदस्त कलेश हो जाता है। यानी एक तरफ माँ बाप, दूसरी तरफ बेटा और बहू, सब मिलके टूट जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे इस उलझन को सुलझाएं या जूझें कैसे। जुग जुग जियो बहुत हद तक कॉमेडी है, यानी इसमें मनीष पॉल हैं जो कियारा आडवाणी के भाई बने हैं। बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं जो जबरदस्ती ठूसे भी गए हैं, कुछ स्ट्रेच्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खींच कर कुछ सीन्स लंबे बनाए गए। जैसे मैंने कहा, बहुत 2.5 घंटे की फिल्म है और ये समझ में नहीं आ रहा है शायद डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को भी कि इसको सीरियस रखा जाए या नहीं। बहरहाल कुछ सीन ज़बरदस्त हैं, यानी नीतू सिंह की वापसी एक ज़बरदस्त वापसी है। वापसी तो नहीं कहेंगे, इससे पहले वो आ चुकी है, लेकिन अनिल कपूर के साथ वो पहली बार आई हैं और उनका अभिनय देखने बनता है। उनका किरदार कह लीजिए या उनका जो एक्सप्रेशंस हैं, जितनी खूबसूरत लगती है, हर तरह से वो छाई हुई हैं। अनिल कपूर तो है ही एक एवरग्रीन हीरो। साथ में कियारा आडवाणी और वरुण धवन भी बहुत अच्छे हैं। उनके आपस के जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको भी कुछ सीन्स में बहुत अच्छी तरह दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जुग जुग जियो ना तो कॉमेडी है ना सीरियस है। कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं वो ये तय नहीं कर पाए कि इसको किस जॉनर में रखा जाए। ये उन कपल्स के लिए है जो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और साथ साथ रोमांस भी चाहते हैं, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि शादी भी बरकरार रहे। इसको दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिल्म परफॉर्मेंसेस की वजह से देखी जा सकती है। इसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं है। हाँ, एक फील गुड फिल्म है, यानी एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की है कि इसमें सब कुछ है। थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ा डांस है, कॉमेडी है और बहुत सारा इमोशन भी है, मेलोड्रामा भी है। जुग जुग जियो को मैं 5 में से 2.5 दूंगा और ख़ास तौर से नीतू सिंह की जो एक्टिंग है या अनिल कपूर या कियारा आडवाणी, उसके लिए मैं आधे मार्क्स और भी देना चाहूँगा उसको। अर्नब बनर्जी नई फिल्म जुग जुग जियो के बारे में बता रहे थे। और अब बात खेल की दुनिया की।
भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और लिस्टरशायर के खिलाफ मैच खेल रही है। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। आज भारतीय गेंदबाज जो हैं वो हाथ खोल रहे हैं और स्कोर हो गया है अभी लिस्टरशायर का 221 7 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए हैं, शार्दुल ठाकुर ने 1, सिराज ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया है। मैच खेला जा रहा है रणजी ट्रॉफी का फाइनल भी। मुंबई ने पहले खेलते हुए 374 रन बनाए थे। मध्य प्रदेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं, यानी सिर्फ 6 रन पीछे हैं। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेयान फजल और स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। मुझे और अंजुम शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।